Hi everyone, I'm Vinny Laggad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. So हमने शुरू किया था इस चैनल पे 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसके 4 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं एंड दिस इज़ अ पार्ट 5 जिसमें हम देखने वाले हैं सम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं जो हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के एंड में हम डाल्टन्स थियोरी देखेंगे। कुछ 4 उसके पॉइंट हैं, बहुत ही छोटी थियोरी है, वो हम इस वीडियो के एंड में देख लेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो उनका नाम है एंटोइन लेवोजियर। एंटोइन लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें क्या बोलता है, तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता या फिर मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं करते। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते। तो सिमिलर चीज़ बोली गई है। इसे समझने के लिए इस जो फ़ोटो है उसमें आपको ये लॉ एकदम कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने मीथेन लिया गया है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया है। मीथेन और ऑक्सीजन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। मीथेन का जो मास है वो 16 ग्राम है। अभी ये जो मोलिकुलर मास है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं। सिंपल यहाँ पे बता दूँ कि कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम होता है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, यानी कि 4 हाइड्रोजन का जो मास हुआ वो हुआ 4 ग्राम। तो 12 ग्राम प्लस 4 ग्राम हमें मिलेगा 16 ग्राम। तो पूरे मीथेन का जो मोलिकुलर मास है वो 16 ग्राम है। डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 32 ग्राम और हमने 2 मोलिक्यूल यूज़ किया, यानी कि हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसे 16 प्लस ये जो होगा 64, अगर हम इनको कंबाइन करें प्लस करें तो 80 ग्राम हमने टोटल रिएक्टेंट लिया है। ठीक है, ये दोनों है रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्ट करके हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट होता है 44 ग्राम और जो 2 मोलिक्यूल हमने वाटर के मिले हैं, ऑब्टेन हुए हैं, एक मोलिक्यूल का वेट होता है 18 ग्राम, तो दोनों के होंगे 18 इंटू 2। अगर हम इन दोनों के मास को प्लस करेंगे तो वो भी 80 ग्राम ही आएगा, यानी कि हमने जितना मास रिएक्टेंट में लिया था उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में वापस मिल रहा है, यानी कि जितना मास लिया है उसमें से कोई भी मास, कितना भी मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास हम लेंगे उतना ही मास हमें वापस मिलेगा, मास बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोजिशन, या फिर हम इसे प्रपोजन भी बोलते हैं। डिफाइनाइट प्रपोजन जो वर्ड है उसमें से हमें समझ में आएगा कि जो प्रपोजन है वो डिफाइनाइट होगा, यानी कि जो प्रपोजन है वो बदलने वाला नहीं है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किस सेंस में इसे हम बोल रहे हैं, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोजन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, यानी कि आप कोई भी कंपाउंड ले लो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं वो हमेशा सेम प्रपोजन में रहते हैं। What does it mean? So it means no matter any compound made by any method, synthetic or naturally, it contains same element by proportion. आप पानी ले लो, पानी आप रेन वाटर यानी कि नेचुरली जो हमें मिलता है पानी, आप वो ले लो, या फिर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाओ उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको पानी मिल रहा है, तो वो पानी यानी कि सिंथेटिकली जो हमने पानी जो क्रिएट किया है, राइट। तो उन दोनों का अगर आप मोलिकुलर फार्मूला देखोगे तो वो H2 ही रहेगा। कोई भी आप मोलिक्यूल ले लो उसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम रहेगा, अगर आप सिंथेटिकली उसे लेबोरेटरी में बनाते हो या फिर नेचुरली वो हमें मिल रहा हो, जो केमिकल फार्मूला है वो सेम ही रहेगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो पानी है वो 2 एटम हाइड्रोजन के कंटेन कर रहा है और 1 एटम ऑक्सीजन का कंटेन कर रहा है हमेशा। पानी आप किसी भी फॉर्म में ले लो, चाहे आप वो आइस के फॉर्म में ले लो या फिर आप वेपर के फॉर्म में ले लो, वाटर इज इक्वल टू H2O, वो हमेशा 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के ही कंटेन करेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप उसे सिंथेटिकली बनाओ चाहे आप नेचुरली उसे लो। यहाँ पे जो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 2.016, ये एग्जैक्ट जो वेट होता है
वो हमने लिया हुआ है। एक एटम का 1 ग्राम होता है तो 2 एटम के 2 ग्राम हुए, और जो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है उसका जो वेट होता है वो 16 ग्राम होता है। तो आप पानी किसी भी फॉर्म में ले लो, जो उसका प्रोपोर्शन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 2 ग्राम जैम 16 ग्राम ही आपको मिलेगा हमेशा। क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो एग्जांपल है वो आपके बुक के अंदर दिया गया है। CuCO3 इज अ फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। हमेशा आप क्यूप्रिक कार्बोनेट को अगर आप सिंथेटिकली बनाते हो या फिर नेचुरली आप कहीं से ले आते हो, वहाँ पे एक एटम जो होगा वो कॉपर का होगा, एक एटम कार्बन का होगा, और जो ऑक्सीजन है उसके 3 एटम आपको मिलेंगे हमेशा। आप उसे सिंथेटिकली बनाओ या फिर आप उसे नेचुरली कहीं से लाओ। यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, यानी कि एग्जैक्ट आपको वेट भी सिमिलर मिलेगा। 51% कॉपर आपको मिलेगा, 38.91% आपको ये जो कार्बन है वो मिलेगा, और 99.47% जो है वो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूला में मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रपोर्शन है, ये परसेंटेज, वो सिंथेटिकली आप बनाओगे तो भी डिफर नहीं करेंगे, नेचुरली आप क्यूप्रिक कार्बोनेट को लोगे तब भी डिफर नहीं करेंगे। समझ में ये चीज़? अगर आपको वापस से समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप इसे रिपीट में देखो, आपको बराबर इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अभी ये लॉ क्या बोल रहे हैं कि इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। ठीक है, 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट that combine with a fixed mass of another element are in the ratio of small whole number। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि कोई भी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर आपको 2.5 हो गया, 3.5 होगा, ये ऐसे कोई पॉइंट वाले नंबर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सिंपल होल नंबर आपको मिलेंगे, उसके रेशियो में रेशियो आपको मिलेगा, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमने क्या बोला है कि 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोजन जो है, दोनों इक्वेशन को आप देखोगे, हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है, वो दोनों कंबाइन होके पानी बना रहे एक इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे, यानी कि एलिमेंट तो सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो एक बार पानी भी बना के दे रहे हैं और एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना के दे रहे हैं, यानी कि दोनों जो कंपाउंड है वो अलग है। एक से ज़्यादा कंपाउंड आपको फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने जो हाइड्रोजन का वेट है 2 ग्राम, वो सिमिलर रखा है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो हमने वेट है वो डिफर किया है। पहले इक्वेशन में हमने 16 ग्राम लिया हुआ है, दूसरे इक्वेशन में हमने 32 ग्राम लिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का जो ये दोनों वेट है, वेट प्रपोर्शन अगर हम देखें तो वो सिंपल होल नंबर होगा, यानी कि जो ये ऑक्सीजन है वो सिमिलर मास के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके हमें डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। समझ में आया? ये बोल रहे हैं कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो अनदर एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन जिसका फिक्स मास हमने रखा है उसके साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। समझ में आया? यानी कि हम अगर 16 जैम 32 करें तो 16 जैम यानी कि उसको डिवाइड में हम ले लें 32, तो 1/2 आएगा। 16 डिवाइडेड बाई 32 इसमें 16 2 ज़ा 32 आएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 जैम 2, यानी कि सिंपल होल नंबर में से ये रेशियो आ गया। तो सिंपली ये लॉ ये बोलना चाहता है कि जो भी हम कंपाउंड लेंगे वो कोई ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा जिसका मास हमने फिक्स रखा है, तो उस कंपाउंड के जो मास का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट फोर्थ लॉ जो है वो हमने किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो गैल ल्यूजेक नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये लॉ क्या बोल रहा है, ये जो हमने आगे देखा, ये जो सिंपल रेशियो वाला देखा, सिमिलर कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो। अगर जो गैस है वो कंबाइन हो रहे हैं या फिर किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात की गई है कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर के ऊपर अलाउ होगी। ये जो लॉ है सिमिलर टेम्परेचर और सिमिलर प्रेशर के ऊपर अलाउ होगी। यहाँ पे हमने जो हाइड्रोजन है वो लिया है, ऑक्सीजन लिया है और हमने पानी बनाया। ठीक है, अभी हमें पता है कि वाटर जो है, पानी जो है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1 है। 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट है, 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट है, राइट।
तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो इस रेशियो के हिसाब से होंगे। दो जो है वो हाइड्रोजन के एटम है, तो हमने दो मोलिक्यूल जो लिए हैं, दो मोल जो लिए हैं वो हाइड्रोजन के लिए हैं, और एक जो बता रहा है वो बता रहा है कि ऑक्सीजन का हमने एक मोलिक्यूल लिया है। अगर हम ऑक्सीजन के 50 ml लेते हैं तो इसका डबल यानी कि 1 और उसका डबल 2 होगा, तो उसका डबल वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा क्या, H2 का, हाइड्रोजन का। तो 50 इंटू 2 100 ml हमने H2 का ले लिया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो H2O मिलेगा 100 ml। समझ में ये चीज़? हमने ये रेशियो लिया, 2:1 इसका रेशियो आया, दो एटम हमने हमारे पास है हाइड्रोजन, एक एटम है हमारे पास ऑक्सीजन, तो इसका जो रेशियो होगा वो सिंपल 2:1 होगा। ऑक्सीजन अगर हम 50 ml लेते हैं तो इसका डबल हमें लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पे रेशियो है 2:1। 1 हमने लिया है ऑक्सीजन के लिए, 2 हमने लिया है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि दो एटम होते हैं। तो जो 50 ml है उसका डबल करेंगे तो 100 हमने लिया। सिमिलर हम अगर इसमें देखें N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3, तो अगर हम NH3 के मोलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे जो N है वो कितना है, एक ही है। एक एटम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन NH3 मोलिक्यूल, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो ये जो सिंपल रेशियो है वो ये दिखा रहा है कि एक जो एटम है वो नाइट्रोजन का है और 3 जो एटम है वो हाइड्रोजन के। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे एक मोलिक्यूल लिया है नाइट्रोजन का और 3 मोलिक्यूल लिए हैं हमने हाइड्रोजन के, तो हमें मिलेंगे NH3 का एक मोलिक्यूल हमें मिलेगा। तो ये सेम वही कह रहे हैं कि जो भी दोनों गैस कंबाइन होंगे वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। समझ में आया? सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। चलिए, जो फिफ्थ लॉ है वो एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया गया है, लॉ ऑफ एवोगैड्रो। लॉ ऑफ एवोगैड्रो हमें क्या बोलता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो T एंड P है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर डिनोट करते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज हमने यहाँ पे लिए हीलियम, ऑक्सीजन, वाटर यानी कि इसकी हमने वेपर ली है, और यहाँ पे हमने अमोनिया गैस लिया है। तो ये जो सारे गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो सिमिलर है, सेम है। मान लो हमने 10 ml जो है वो उसका वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। ये जो सभी गैसेस है उसका वॉल्यूम हमने सिमिलर ले लिया है 10 ml। तो इन सभी के अंदर जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो हीलियम के जो एटम है वो कितने हैं, यहाँ पे मैंने काउंट करे थे 20 एटम यहाँ पे दिए गए हैं हीलियम के। तो ऑक्सीजन के भी 20 एटम ही है, पानी की जो वेपर है उसके भी 20 ही एटम होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो एमोनिया है उसके भी 20 एटम ही प्रेजेंट होंगे, या फिर मोलिक्यूल अगर आप बोलो तो, ठीक है। जब भी हमारे पास सेम वॉल्यूम के गैसेस होते हैं, सेम वॉल्यूम के गैसेस हमारे पास होते हैं, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं वो भी सब में सेम होंगे। ये हमें बोलते हैं एवोगैड्रो। समझ में है? एवोगैड्रो का जो लॉ है वो बहुत सिंपल है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हम लेना है। सभी गैसेस के जो अगर वॉल्यूम सेम होंगे तो उसके अंदर प्रेजेंट मोलिक्यूल का नंबर भी सेम होगा। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एटॉमिक थ्योरी दी है जो कंटेन करते हैं 4 पॉइंट। बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये बोलता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, होल नंबर। अगर आप कोई भी मैटर ले लो तो उसके अंदर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि 3.5 मोलिक्यूल्स हैं या फिर 4.7 एटम्स हैं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपका जो पॉइंट में आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। इनडिविजिबल यानी कि होल नंबर हो गए, 2 एटम हो गए किसी भी मैटर में, या फिर 4 एटम हो गए, या फिर 5 एटम हो गए, होल नंबर में आपको एटम प्रेजेंट होंगे, इनडिविजिबल एटम प्रेजेंट होंगे। समझ में? सेकेंड नंबर, all atom of a given element have same properties and mass. Say given element, all atom of given element have same property and mass. हमने हाइड्रोजन एटम ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के हम जितने भी मोलिक्यूल ले, हाइड्रोजन एलिमेंट के मान लो मैंने 4 एटम ले लिए, कोई भी एक एलिमेंट है, हमने एलिमेंट और जो मोलिक्यूल इनका डिफरेंस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन का कोई एक एलिमेंट है, अगर मैंने उसके 3 या 4 एटम ले लिए, ठीक है, लेट सपोज मैंने 5 एटम ले लिए हाइड्रोजन एलिमेंट के, तो वो पांचों एटम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी, प्रॉपर्टीज से, और जो मास होगा वो सेम होगा, उसका जो बिहेवियर है वो सेम होगा, यानी कि प्रॉपर्टी सेम होगी।
और उसका जो मास है वो भी सबके सेम होंगे, ये बोल रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने नाइट्रोजन एलिमेंट लिया, अगर मैंने नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 एटम ले ली, यानी कि मैंने N2 ले लिया, ठीक है, दो एटम मैंने ले लिए नाइट्रोजन एलिमेंट के, तो वो दोनों एटम जो है नाइट्रोजन के, उनका जो मास है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी, ये बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। H2O हमने ले लिया, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है? एक एटम प्रेजेंट है, यानी कि फिक्स रेशियो है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, फिक्स रेशियो है, ठीक है। तो फिक्स रेशियो में जब कोई एटम कंबाइन होता है तो वो हमें कंपाउंड फॉर्म करके देगा, समझ में? हाइड्रोजन एक कंपाउंड है, सॉरी एटम है, ऑक्सीजन एटम है, दोनों फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो हमें मिलेंगे कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम यानी कि बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। कैसे देखेंगे हम यहाँ पे? देखिए, लेट्स सपोज N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3 हमारे पास एक इक्वेशन है। अभी अगर हम ये जो कोएफिशिएंट है उसको हम छुपा दें, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3, आप इसको भी छुपा दो, ठीक है, तो NH3। अब आप देखो यहाँ पे एक ही N प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे N2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे आगे 2 लगा दी, ताकि ये जो 2 है वो नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए। अभी अगर हम हाइड्रोजन काउंट करें तो यहाँ पे 2 इंटू 3, यानी कि हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे तो हमें प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। हमने तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन लिए थे, H2 हमने लिया था, तो अगर H2 को हमें 6 बनाना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए। तो ये हमने जो किया वो हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है, बैलेंस आउट करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस आउट करने के लिए हमने इसका रीऑर्गेनाइजेशन किया, तो इसे हम बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। हमने एटम को रीऑर्गेनाइज किया है। नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, इससे कोई मैटर हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है और कोई मैटर हमारा क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया है, सिर्फ हमने बैलेंस आउट किया है इक्वेशन को। जितना मास हमने रिएक्टेंट में लिया होगा उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। अगर आप यहाँ पे N2 प्लस 3H2 का जो मास का प्लस करोगे, सम करोगे, उतना ही मास हमें 2NH3 से भी मिलेगा। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो उसका 6 गिन लो, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 कर लो। जितना भी मास यहाँ पे हमें मिलेगा उतना ही मास आपको यहाँ पे इन दोनों का प्लस करने पर भी मिलेगा। तो यही बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कोई डिस्ट्रॉयमेंट और कोई क्रिएट हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं फॉर बैलेंस आउट द इक्वेशन, ठीक है। अभी जो डाल्टन एटॉमिक थियोरी है वो सक्सेस कहाँ पे जाती है? तो डाल्टन एटॉमिक थियोरी कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मासेस। जो हमने मास के लॉ देखे ना प्रीवियस, हमने जो 5 हमने जो मास के जो लॉ देखे वो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि कोई भी एटम जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा तो हमें कंपाउंड देगा। जो हमने आगे देखा कि फिक्स प्रोपोर्शन वाला जो हमने सेकंड लॉ देखा तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ये जो हमने फर्स्ट देखा था नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड वाला, जो पहला लॉ हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो मास के जो लॉ है, लॉ ऑफ मासेस, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है ये थियोरी। लेकिन ये थियोरी फेल कहाँ पे जाती है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड कुड नॉट प्रोवाइड रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम, ठीक है, सेम प्रपोर्शन में, यानी कि फिक्स प्रपोर्शन में अगर कोई एटम कंबाइन होते हैं तो वो आपको कंपाउंड तो देंगे, लेकिन कंबाइन होते क्यों है? उसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है या फिर क्या हो रहा है कि वो कंबाइन हो रहे हैं? तो वो जो रीज़न है वो डाल्टन थ्योरी समझा नहीं सकती है, तो दैट्स वाई उसका ये फेलियर है। और उसने जो गैसियस वॉल्यूम के जो लॉ हमने पिछले देखे, एवोगैड्रो लॉ हमने देखा, गैल-ल्यूज़ैक का जो लॉ हमने देखा, उसका भी कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया है इस थियोरी के अंदर। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि गैसियस वॉल्यूम का जो लॉ है वो एक्सप्लेन करने में वो फेल जाती है ये थियोरी,
और ये नहीं फिक्स रीज़न प्रोवाइड नहीं किया गया है कि जो एटम है वो कंबाइन होकर कंपाउंड क्यों दे रहे हैं। समझ में आया? तो ये डाल्टन की एटॉमिक थियोरी थी, इसका सक्सेस और फेलियर था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चारों लॉ और डाल्टन एटॉमिक थियोरी। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, रिपीट में वीडियो को देखिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।